बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, IMF के आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल 2020 में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ जो है -1.5% रहेगी। पाकिस्तान की 72 साल तारीख में ये पहली दफ़ा होगा कि जब पाकिस्तान की मईशत इतने बड़े पैमाने पर सिकुड़ेगी, और जब इतने बड़े पैमाने पर मईशत सिकुड़ेगी तो इसके असरात पूरी कौम को बर्दाश्त करने होंगे। घर से बाहर निकलें तो आलमी वबा कोरोना जैसी मुहलिक बीमारी है, और घर के अंदर बैठें तो भूख। ऐसे हालात में पाकिस्तान की गरीब आवाम का मसीहा कौन होगा? हुकूमत पाकिस्तान सर तोड़ कोशिशें कर रही है कि किसी तरह बेरोज़गारी और इस गुर्बत के चैलेंज से निपटा जाए, और कोरोना के ये जो क्रूशल डेज़ हैं इसमें ऐसे इकदाम उठाए जाएं जिनसे मुल्क और कौम को फ़ायदा हो। अगर पाकिस्तानी हुकूमत के इकदाम की बात करें तो स्टेट बैंक ने शरह सूद में एक माह के अंदर 3 दफ़ा कमी की है, 9% पर ले आई है। 13.2% से तकरीबन 4.2% इसमें कमी की गई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान को IMF से कर्जा भी मिल गया है, और G20 समिट में यह फैसला किया गया है कि कमज़ोर मईशतों को सहारा देने के लिए डेट रिलीफ प्लान दिया जाएगा, जिससे पाकिस्तान भी फ़ायदा उठाएगा। अब हुकूमत अपनी साइड पे इकदाम कर रही है, कुछ आलमी कर्जे भी आ रहे हैं हमारे पास आलमी इदारों से। ये तमाम कितने हेल्पफुल होंगे? ये कोरोना के बायस जो हमारी मईशत की बिगड़ती सूरत हाल है, जो लॉकडाउन के बायस कारोबार बंद है, वो किस हद तक जो है संभलेगा? आज ये तमाम चीज़ें अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे सीनियर माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली साहब, साथ इनका देंगे डॉक्टर सलमान शाह साहब, और इनके साथ मौजूद होंगे डॉक्टर इकरामुल हक साहब। तीनों बहुत रिनॉन्ड इकोनॉमिस्ट हैं और अपनी अपनी राय रखते हैं, माहिराना राय रखते हैं। आज हमने इनको दावत दी है कि ये तमाम चीज़ें आज हमारे साथ डिस्कस करें। मैं डॉक्टर कैसर बंगाली साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करूंगा। डॉक्टर कैसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। इस महीने में 3 दफ़ा शरह सूद में जो है कमी आई है, और डबल डिजिट से सिंगल डिजिट पर चली गई है। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? स्टेट बैंक ने जो ये रिसेंट डेवलपमेंट ली है, जिसका ऐलान किया गया, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो इजाफा किया था स्टेट बैंक में, उसका कोई माशी जवाज नहीं बनता था। ये तो कम होना ही चाहिए था। अब ये बहरान की सूरत में इन्होंने कम किया है, ये इसको वेलकम करना चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ तो 1% और 1% से कम, और कहीं तो 0 इंटरेस्ट रेट है। तो अभी 9% बहुत ज़्यादा है। ये मज़ीद मेरा ख्याल 5-6% पे आना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप ये क्या समझते हैं कि वो ममालिक चूंकि तरक्की याफ्ता हैं वो कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट और मजीद कम हो सकता है? ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो है उसके इन्फ्लेशन से एक बड़ा रिश्ता है, अफरात ज़र से। अफरात ज़र दो जरियों से बनता है। एक डिमांड साइड से जो तलब है, अगर लोगों के पास बहुत पैसे हैं और खर्च कर रहे हैं तो कीमतें बढ़ेगी, और दूसरा सप्लाई साइड है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, तेल की कीमत बढ़ रही है, इंपोर्ट्स महंगी हो रही है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। पाकिस्तान के केस में डिमांड साइड से कोई इन्फ्लेशनरी प्रेशर है नहीं, क्योंकि लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। और सप्लाई साइड से तेल की कीमत गिरती चली जा रही है, पिछले 1 साल से गिर रही है, तो सप्लाई साइड से भी नहीं है। तो ये कोई जो साफ साफ 2/2 4 वाला हिसाब है, ये इंटरेस्ट रेट बिल्कुल नाजायज़ था, नाजायज़ है अभी भी, और इसको मज़ीद 5-6% पे तो कम से कम आना चाहिए। डॉक्टर इकराम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इकराम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब अपनी राय दे रहे थे कि अभी भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, ये 9% से भी मज़ीद कम होना चाहिए, और तरक्की याफ्ता ममालिक में 1% या इससे भी कम है। तो आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? और दूसरा, हुकूमत जो इसे डबल डिजिट से सिंगल डिजिट पे लाई है, इस डेवलपमेंट को आप किस तरह देखते हैं सर? जी, एक तो बहुत शादी इसको नीचे लाने में, और इंतजार में रहे कि बाहर से जो हमें हॉट मनी आ रही है, क्योंकि एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर तो हमारी डिस्कस थी, वो स्टेट बैंक के लिए कई गर्दे से बनी हुई थी। तो रिजर्व के लिए
ने हमारे यहाँ पे जो शरह को बुलंद रखा से करवा रहे थे कि इसका ताल्लुक और इन्फ्लेशन से नहीं था। इन्फ्लेशन की कुछ तो कॉस्ट और कुछ भी वो आपने देखा कि कमोडिटी के अंदर जिस तरह चोर बाजारी की गई, जिस तरह चीनी आटे को और दूसरी ऐसी जो आम लोगों के इस्तेमाल की चीजें हैं उन्हें किस तरह यहाँ पे एक खास तरह के माफिया के अंदाज में कीमतों को बढ़ाया जाए। वो मुल्क है जहाँ पे जितने भी अमीर लोग हैं वो रायते मांगते हैं, अभी भी हम लस्सियाँ मांगते हैं और इसका मतलब है कि उनके पास बहुत सा पैसा पड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ जब मुसीबत के साथ आते हैं तो ये ख्याल भी नहीं रखते कि हम जो आम चीजें हैं, आपने जैसे देखा कि अब तो मैं जब कभी रमजान में लंदन जाऊँ या ये तो वहाँ पे भी हर स्टोर के ऊपर खास रमजान पैकेज के तौर पर सस्ती चीजें लगी होती है। तो इसका ग्रीड जो है यहाँ के ट्रेडर्स के और सबके इतनी ज्यादा है और तो फिर हमारा निजाम है कि हमने टैक्स डिविजन के जरिए चैरिटीज को भेज किया और जो गरीब लोगों को ना हम सिक्योरिटी दे सके, ना यूनिवर्सल हेल्थ दे सके, ना टैक्स का दुरुस्त कर सके। हर 2-3 महीने बाद हमें कुछ टैक्सी याद आ जाती है। आज भी आपने देखा कि जो इंडस्ट्री आया है उसके अंदर ये बात नजर नहीं आ रही कि गरीब लोगों को या मजदूर जो काम करेंगे इनके लिए क्योंकि आपने उनको इंडस्ट्री किया है तो वहाँ सोशल सिक्योरिटी का जो उनके ऊपर जो लेबर लॉज है उसके बारे में तो भी वहाँ नहीं लिखा कि कंपलसरी किया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी। जी डॉक्टर इकराम साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। डॉक्टर सलमान शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, स्टेट बैंक पहले रिलक्टेंट था लेकिन अब चूंकि हालात ऐसे हैं कि इसे करना पड़ा, लेकिन माहिर मईशत कहते हैं कि अभी भी ये इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। व्हाट डू यू थिंक सर? कोलैबोरेट भी कर रहा है और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो जरूरत के मुताबिक इसको नीचे भी लेते आएंगे और नीचे आ जाएगा। अल्टीमेटली तो अब दुनिया में डिसइंफ्लेशन होनी है। डिफ्लेशन में आपको इंटरेस्ट रेट्स को बिल्कुल ही ऑटोमेटिकली वो गिर जाएंगे, जीरो पास आ जाएंगे। तो अब पिछले 2 माह में आपने खुद देख लिया कि खासी सब्सटेंशियल मूवमेंट हो रही है, लेकिन एक ऑर्डरली मैनर में हो रही है। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि IMF ने जो अदादो शुमार जारी किए हैं कि मईशत सुकड़ के मनफी 1.5% हो जाएगी, ये पाकिस्तान की 72 साल तारीख में हमने नहीं देखा कि मनफी में गई हो। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और सबसे ज़्यादा कौन सा तबका मुतासर होगा? फिर देखिए, एक बात तो ये है कि ये बिल्कुल ही एक नया पैराडाइम है। जो पुराना जो मॉडल था वो इस वक्त अप्लाई नहीं होता। इस वक्त एक टोटल ग्लोबल लॉकडाउन है, शटडाउन है, ट्रेड डिसरप्टेड है, ट्रैवल जो है वो भी डिसरप्टेड है, एयरलाइंस तकरीबन सारी स्टैंड स्टिल पे हैं, बहुत से ममालिक में फैक्ट्रियां बंद हैं, लोग घरों में बैठे हुए हैं, दुकानें, रिटेल आउटलेट्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स सब बंद हैं। तो जाहिर है कि इकॉनमी का पहिया बंद हो चुका है। अब जब ये आहिस्ता आहिस्ता दोबारा खुलेगा तो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होगी। और आप देख रहे हैं कि डिफरेंट ममालिक के लिए एक तो स्टेट लेवल पे आपको बेशुमार लिक्विडिटी चाहिए, उसके बाद आपके बैंकों को बड़ी लिक्विडिटी चाहिए, उसके बाद आपकी कंपनीज को लिक्विडिटी चाहिए, और उसके साथ साथ फिर आपको जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो लोग इस वक्त डेली वेजेस वगैरह पे थे, उनको कैश ट्रांसफर्स चाहिए। और ये आपको बहुत बड़ी मकदार में चाहिए, ये छोटी मकदार नहीं है, इसकी स्केल बहुत बड़ी है। और ये मेरे ख्याल में ऑलरेडी अगर आप देखें कि हमने गवर्नमेंट का जो रिस्पांस है उसमें
1.2 ट्रिलियन तक अभी अनाउंस हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है जब तक ये मुकम्मल होगा तो ये 3-4 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा प्रोग्राम, और ये स्टेप बाय स्टेप होगा। और दूसरी बात एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये लॉकडाउन इनडेफिनेटली नहीं चल सकता। इसका मतलब ये है कि आपको अब सिलेक्टिवली लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ ले जाना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि जहां पे पॉसिबल है वहां पे खोल दिया जाएगा, वहां पे आप बंद करेंगे, जहां पे अगर नहीं है वो खोलेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। बेशुमार चेन्स हैं, एक चेन नहीं है, हजारों चेन्स हैं। एग्रीकल्चर में, लाइव स्टॉक में, आगे से हर प्रोडक्ट एक चेन है उसकी, ऑयल सीड्स की है, फूड प्रोसेसिंग की है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, रिटेल है, होलसेल है, आईटी है। मतलब ये सोचें कि इकोनॉमी का हर एरिया जो है वो अफेक्टेड है, और हर एरिया को मदद की जरूरत पड़ेगी अब वापस खड़ा होने में। और उसके लिए हमारी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, कमर्शियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो पॉलिसीज भी पुरानी थी वो नहीं चलेंगी। अब सारा कुछ नया होगा, और ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है। ठीक है। और वॉर लाइक में आपको इमीडिएटली खर्चे करने पड़ेंगे, और इमीडिएटली जाहिर है कि वो बोरोइंग करने से खर्चे होंगे, और बोरोइंग जो है उसकी बंदोबस्त आपको करना पड़ेगा। फाइनेंशियल मार्केट्स को आपको एक तो दिलासा भी देना पड़ेगा, उनके लिए गारंटीज भी पैदा करनी पड़ेंगी, क्रेडिट गारंटीज करनी पड़ेंगी बैंकों के लिए, और ये सारा काम जो है ये गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। ठीक हो गया। डॉक्टर कैसर साहब की जानिब में आऊंगा। डॉक्टर कैसर साहब, ग्रेट डिप्रेशन के बाद अब दुनिया भर की मईशतों के सुकड़ने की बात हो रही है। पाकिस्तान पे सर इसके कितने असरात मुरतब हो सकते हैं और किस तरह से टैकल किया जाए? जाहिर है पाकिस्तान तो बच नहीं सकता इससे। बराह रास्त जो हमें असर होगा, अगर अमेरिका और यूरोप में रिसेशन है तो हमारी एक्सपोर्ट्स गिरेगी और बहुत ज़्यादा गिरेगी। हमारी एक्सपोर्ट्स 2/3 जो है वो टेक्सटाइल्स हैं, और अगर एक्सपोर्ट्स गिरी हैं तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री श्रिंक करेगी, बहुत सारे कारखाने बंद हो जाएंगे, और शायद जो हम कॉटन ग्रो करते हैं वो भी सरप्लस हो, हम बेच नहीं पाएंगे। तो ये सारी जो रीस्ट्रक्चरिंग की बात सलमान शाह साहब कर रहे थे, वो हमें अपनी मईशत को भी रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। बुनियादी तौर पे जो तवज्जो हमें देनी चाहिए, वो सबसे अहम जो बात ये है कि लोगों को खाने को मिले। तो ये हमारी जो एकरेज है उसको रीस्ट्रक्चर करना होगा, ताकि जो बुनियादी खुराक की चीज़ें हैं वो हम पैदा करें। और ये जो एक तो लिबरल वो था ग्लोबलाइजेशन का कि जो चीज़ जहाँ सस्ती है वहाँ से इंपोर्ट करें, वो दौर अब ख़त्म हो गया, क्योंकि इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होंगे। तो हमें अगर बहुत एफिशिएंट नहीं है हमारी इंडस्ट्री, तो भी हमें जो हमारी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है वो हमें खुद बनानी पड़ेगी। तो इस रिसेशन का एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे होगा कि गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू बेस है वो तो टूट गया, बिल्कुल तबाह हो गया। ऐसे ही इस क्राइसिस से पहले बड़े जोर था कि टैक्स बढ़ाओ, लोग टैक्स दें, टैक्स क्यों नहीं देते। अब तो टैक्स की बात हो नहीं सकती है, बिजनेस सारे बंद पड़े हैं, और इस मेडिकल क्राइसिस के बाद भी बिजनेस फौरन नहीं शुरू होंगे। तो टैक्स जमा करने की बात तो ख़त्म हो गई। हमें जो बुनियादी तब्दीली करनी पड़ेगी वो अपनी हुकूमत के अखराजात में करनी पड़ेगी, गैर तरक्याती अखराजात में करनी पड़ेगी, और डिफेंस एक्सपेंडिचर में भी करनी पड़ेगी कमी। उसके बगैर ये रियासत चल नहीं पाई। डॉक्टर साहब, आपने एक्सपोर्ट की बात की। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जो वज़ीर आज़म की जानिब से इंसेंटिव दिया गया है, तो आप क्या समझते हैं ये किस हद तक मौसर साबित होगा और किस हद तक इससे सपोर्ट मिलेगी मईशत को? बेमायने है, जब खरीदार नहीं है तो आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को इंसेंटिव क्यों दे रहे हैं? ठीक, ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं, ऑर्डर्स ऑन होल्ड है, और आगे कोई बहुत ज़्यादा बड़े ऑर्डर मिलने की कम से कम अगले 1 साल में तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। ठीक, ये बेमायने है इंसेंटिव।
ठीक हो गया। नाज़रीन, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। तो कुछ टैक्स कलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे कि जब टैक्स कलेक्शन नहीं होगी तो इसका अल्टरनेटिव क्या है। IMF ने हमें एक टारगेट दिया हुआ था। इस तमाम चीज़ों पे बात होगी। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और मईशत पर बात हो रही है। कोरोना के बायस डूबती हुई मईशत को किस तरह से सहारा दिया जाए, और पाकिस्तानी हुकूमत ने इस हवाले से जितने भी अभी तक इक़दाम किए हैं वो कैसे हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने अब तक जितने भी इकदाम किए हैं, चाहे वो रिलीफ फंड की सूरत में हो, इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स हों, शरह सूद में कमी हो, इन तमाम को अगर आप कोलैबोरेट मतलब इन तमाम को कलेक्टिवली देखें तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत दूसरे मुल्कों के मुकाबले में किस हद तक जो है अपने शहरियों को रिलीफ फराहम कर रही है? देखें, आई थिंक सारी दुनिया में इस वक्त हर मुल्क अपने अपने स्ट्रेटजी को परसू कर रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इस वक्त वो ये है कि अपनी जो चेन्स हैं, सप्लाई चेन्स को आप बर्बाद होने से बचाएं और लोगों की एम्प्लॉयमेंट को भी बचाएं। और निज़ाम को इस वक्त अगर खड़ा रख सकता है तो वो हुकूमत है। और हुकूमत जो है इसलिए ये हर किस्म के प्रोग्राम्स आ रही हैं और मेरे ख्याल में इनमें और तेजी आएगी। अभी ये ख़त्म नहीं हुए, ये स्टार्ट हुआ है। दूसरी बात ये है कि तकरीबन 1 माह का जो लॉकडाउन है वो आप समझ लें कि तकरीबन 5% GDP सालाना GDP को इस वक्त अफेक्ट कर रहा है। 2 माह चलेगा तो 10% इम्पैक्ट आएगा और जितने माह चलेगा ये इम्पैक्ट उसी तरह बढ़ता जाएगा। इस वक्त जो हमारी टोटल जो पैकेजेस हैं वो कोई 2-2.5% ऑफ GDP पे हैं। मेरे ख्याल में ये पैकेजेस बढ़ते बढ़ते कोई 7-8% ऑफ GDP तक जाएंगे और इसके लिए हमें फिक्र की जरूरत नहीं है। ये मैंने जैसे पहले कहा कि वॉर टाइम इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी में बहुत से ममालिक में जब जंगें की हैं तो उनका डेट टू GDP 200% तक भी गया। तो अभी हमारा डेट बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, लेकिन इस वबा को टैकल करने के लिए हमें हो सकता है और डेट लेना पड़े। दूसरी बात यह है कि जो G20 ने एक टैक्स डेट रिलीफ दिया है और वो अगर अक्रॉस द बोर्ड हो कि IFIs भी उसमें शामिल हों और बायलैटरल और मल्टीलैटरल दोनों मिलके करें और अल्टीमेटली कमर्शियल लैंडिंग भी उसमें आ जाए तो वो तकरीबन $12 बिलियन पाकिस्तान को लिक्विडिटी उससे मिलेगी और उससे आपके एक किस्म के रिजर्व महफूज भी रहेंगे और आपके पास एक स्पेस होगी कि आप इंपोर्ट कर सकें एसेंशियल चीज़ें, पर्टिकुलरली मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह की जरूरत हो तो वो आप कर सकें। उसके लिए आपको IMF ने भी $1.4 बिलियन दे दिया है और उसके साथ साथ जो IFIs हैं वो भी आपको इसमें मदद करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि 90% जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो डोमेस्टिक, उसकी जो डिमांड है वो डोमेस्टिक डिमांड में से जनरेट होती है और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डोमेस्टिक जो मार्केट है उसको भी खड़ा करें, क्योंकि हम एक्सपोर्ट मार्केट में तो जैसे अभी बंगाली साहब ने कहा कि वो तो टोटली डिसरप्ट होगी जब तक वो ऑर्डर्स रिवाइव नहीं होते, वो नहीं चलेगी। लेकिन डोमेस्टिक साइड जो है आपकी इकोनॉमी की वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आपने चलाना है और उसके लिए तमाम जो है सर्विसेज सेक्टर में पर्टिकुलरली रिटेल है, होलसेल मार्केट्स हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट का लॉजिस्टिक सिस्टम है,
और ऐसा ऐसा जैसे जैसे आप ओपन करेंगे तो ट्रैवल की अरेंजमेंट्स और दूसरी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। सो एक इसमें ये चीज है कि पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हर पाकिस्तानी को ये समझ आ गई है कि सप्लाई चेन का क्या मतलब होता है, उसकी क्या कनेक्शंस होते हैं। एक सब चेन जो है वो एक एरिया से वो पूरे मुल्क में कैसे जाती है और कितने उसके कंपोनेंट्स होते हैं और कैसे उसमें इंटरलिंकेजेस बनते हैं। तो ये सारे इंटरलिंकेजेस को आपको महफूज करना पड़ेगा, आगे से बेहतर भी करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी में आपको पता है कि हमारी सप्लाई चेन्स जो हैं इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है और उनको एफिशिएंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो। प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी तो उससे आमदन भी ज़्यादा होगी और कंपेटिटिवनेस भी बेहतर होगी। सो एक तरफ आपको रिफॉर्म करने की का भी मौका है। अगर ये पहला हल्ला अगर हमारा निकल जाता है, ये वबा को हम थोड़े हद तक काबू कर लेते हैं, उसके बाद हमें ये हमारी जिंदगी का ये हिस्सा बन जाएगा। ये नहीं है कि ये अगले 6 महीने में खत्म हो गए या अगले साल में, ये इसको चंद साल लगेंगे इसके इम्पैक्ट्स जो हैं उन सारों को। डॉक्टर साहब आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, मैं डॉक्टर इकराम की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब इन्होंने कहा कि चंद साल लगेंगे। अगर इस लॉकडाउन ड्यूरेशन को ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले, मतलब हम 30 अप्रैल से आगे चले जाते हैं 1 महीने, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश है कि ऐसी सूरत हाल में भी जो हमारे डेली वेजर्स हैं, अभी तो जो पैकेज का ऐलान किया गया 12,000 रुपये, और वो भी कुछ को मिले कुछ को नहीं मिले, तो उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में रिलीफ फराम कर सकती है? हुकूमत पाकिस्तान को जो बहुत सा पैसा बाहर से हासिल हो रहा है, तो उसको जाहिर है कि जो हम माजी में करते रहे हैं कि जो हमें बहुत से कर्जाजात भी दिए, हमें ग्रांट्स भी मिले और उसको बेदरेक तरीके से ना इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया, ना सोशल सिक्योरिटी सिस्टम दुरुस्त किए, ना स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स किए। तो एक बहुत बड़ा सबक है उन ममालिक के लिए कि जो बावजूद इसके के बहुत सा पैसा ले चुके हो और उनके ऊपर कर्जे का बोझ भी हो, और अब बाहर के मालियाती अदारे भी ममालिक भी आपको रिलीफ देने को तैयार है, मगर अंदरूनी तौर पर क्या आप अपने आप को दुरुस्त करने को तैयार है या नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि हमने क्या, हमारी जो रूलिंग एलीट है जो इस वक्त हमारे, मैं खास किसी हुकूमत की तरफ इशारा नहीं कर रहा, क्या उन्होंने ये सबक सीखना है या नहीं सीखना है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को उन्हें वो जो है प्रोरिच रखना है, ग्रोथ ओरिएंटेड करना है, प्रोडक्टिव बनाना है। सप्लाई के जैसे डॉक्टर सलमान शाह साहब फरमा रहे थे कि आपने मार्केट को जो है वो मोनोपोलाइज रखना है, कार्टर्स बनाने हैं। तो इस वक्त बहुत बड़ा मौका है कि जैसे मैं अभी अर्ज कर रहा था कि आपने देखा कि पहली दफा उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री का दर्जा दे रहे हैं हम कंस्ट्रक्शन को। अब इतने सालों में अगर आपको ये बात समझ नहीं आई कि वाइब्रेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की एक तरफ तो आपके पूरे निज़ाम को चलाती है, बहुत से उसके साथ जो आपके रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, मगर दूसरी तरफ मुझे जरा ये बताइए कि जो मजदूरों के कवानीन हैं जो आप इंडस्ट्री के अंदर, उनको बजाय लागू करने के, अभी मैंने एक स्टडी की तो हैरान हुआ कि पिछले 10 साल से तो वर्कर वेलफेयर फंड ही आप नहीं ले रहे हैं। सूबे कहते हैं कि हमने अपने लॉ नहीं बनाए, फेडरल लॉ रहे, फेडरल लॉ में से वो उनको पैसे नहीं दे रहे। कई लोग रिटों में चले गए और वहां जाकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये तो लॉ ही गलत बना है क्योंकि इसको तो मनी बिल में होना नहीं चाहिए था। जब मैंने बैलेंस शीट देखी बड़ी बड़ी कंपनियों की तो देखा वहां। लेकिन डॉक्टर साहब मैं मानता हूं आपकी बात के मसाइल हैं अपनी जगह, लेकिन हुकूमत का ये इकदाम चाहे देर आए लेकिन दुरुस्त तो आए, ये काफ़ी अच्छा इकदाम है और इससे हमारी मईशत को भी काफ़ी फ़ायदा होगा और ख़ुसूसन इस इंडस्ट्री को खोल भी दिया गया इन दिनों में। क्या हेल्थ कवरेज रखी गई है, क्या आपको टैक्सों के जो फायदे आप बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी को देंगे, इन ल्यू ऑफ दैट वो जो हमारे रोजगार तो चाहिए उनको, साथ में उनको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, उनको सोशल सिक्योरिटी चाहिए। तो इंडस्ट्री के ऊपर वो जो कवानीन लगते हैं, मैं अर्ज कर रहा था, वो तो मौजूदा इंडस्ट्री से भी हम वसूल नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक 18वीं तरमीम के बाद
जो फेडरेशन है वो फंड से ही तकसीम करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से आपने देखा कि अगर बिलियंस उनके पास पड़े हुए हैं, अगर वो इस वक्त हमारे पास होते तो हम बेहतर लुक आफ्टर कर पाते, क्योंकि 142 अरब जो एहसास के पास यानी बेनजीर इनकम वो तो बजटेड था, वो तो उसके तो अगर आप देखें उसकी तकसीम देखें वो बहुत नाकाफी है। आने वाले दिनों में जब ये कई सालों पे जैसे डॉक्टर सलमान शाह साहब भी और डॉक्टर कैसर बंगाली साहब ने भी पर पाया है, ये 1-2-4 दिनों की बात नहीं है। तो आपने एक दफा आपके निजाम इतना बुरी तरह एक्सपोज हुआ है कि आपको अंदाजा हुआ कि एक खास क्लास के पास तो वो पैसा जमा होता रहा और रियासत जो है वो बदतदबीर जो है वो उनके हाथ में कैप्टिव होती चली गई, और जिसका एक मैं या ये देख रहा हूँ कि अब हमें इसको भी बुनियादी तौर पर तब्दील करना होगा। और पाकिस्तान में यूनिवर्सल पेंशन का निजाम क्यों नहीं है, ये इसके ऊपर एक सीरियस सवाल उठाया जाता है। और फिर ये आपके जो डेली वेजर्स है, जो आपके ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही उनकी रोजगार जो है वो उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, डिसेंट वेजेस आप नहीं देते। 17,000 रुपए भी मेरा नहीं ख्याल कि ये मिनिमम वेजेस सारों को मिल रही है। आपकी 75 मिलियन की जो लेबर फोर्स है, जरा उसका तजिया करके देखिए कि उसमें से कितनी बड़ी तादाद जो है वो सतह गुर्बत के नीचे रह रही है। तो इस तरह से रियासत नहीं बनाई जाती, ये तो एक ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं डॉक्टर कैसर की जानिब जाऊंगा। डॉक्टर कैसर साहब, कुछ एतराज़ात उठाए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, जो इंसेंटिव भी दिए गए उसको खोला भी गया इस हवाले से, और डेवलपर्स के हवाले से भी कहा डॉक्टर इकराम ने। एक तो आप क्या समझते हैं इस तमाम सूरत हाल के हवाले से? दूसरा सर, ये SME सेक्टर जो है इसमें 1 करोड़ 30 लाख तकरीबन मुलाजिम है और 250 से 300 अरब का खर्चा है इनका, लेकिन जो सर इंसेंटिव्स हैं, जो पैसा है वो बड़ी कंपनियों को दिया जा रहा है। SMEs एहतजाज भी कर रहे हैं। एक स्टेट बैंक ने जो है अभी रिसेंटली अनाउंस किया है, एक ऐलान किया है कि आप डेफर्ड पेमेंट के ले सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं डेफर्ड पेमेंट के ज़रिए। आप ये क्या समझते हैं कि ये जो तमाम तर स्टेप्स हैं SMEs के लिए वो क्यों नहीं लिए जा रहे सर? रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं SMEs। जी, एक SME के बारे में बहुत सारे मफरूज़े हैं। SME को आप डायरेक्टली असिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये फॉर्मल कंपनीज नहीं है, रिकॉर्ड पे नहीं है इनके पास। अगर आप इनको कोई भी चाहे बहुत ही कम शरह पे कर्जा देना चाहे, वो कंडीशंस ही मीट नहीं करेंगे एक बैंक के कर्जे के हवाले से। तो ये जो तरीका है समझ में नहीं आता क्या है। इस वक्त जैसे मैंने पहले कहा, सिर्फ जो तवज्जो होनी चाहिए अगले पूरे 1-1.5 साल के लिए, वो सिर्फ फूड चेन को बरकरार रखें। एग्रीकल्चर को इनपुट्स चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, सीड्स चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन के बाद जो मरहला है उसकी ट्रांसपोर्टेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सारा बरकरार रहना चाहिए। और खाने में सिर्फ गंदम और चावल नहीं है, इसमें प्याज भी है, मसाले भी है, सारी चीज़ें, जो पूरा एक कंप्लीट फूड चेन है वो बरकरार रहना चाहिए। बाकी चीज़ें जो हैं वो लग्जरी है। इस वक्त जिसके पास जैसा भी घर है वो रह रहा है। 99% लोगों के ऊपर छत है, लेकिन अगले 1 साल में ये ज़रूरत नहीं है कि उनको बेहतर मकान देने की हम कोशिश करें। फूड प्राइमरी टारगेट होना चाहिए। और जो अगर आप रोज़गार बढ़ाना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, ये सही है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा रोज़गार बढ़ा सकती है, लिंकेज बहुत ज़्यादा है। 40 इंडस्ट्रीज डायरेक्ट करती हैं, बल्कि कंस्ट्रक्शन वाले कहते हैं कि 72 करती हैं। लेकिन जिस तरीके से ये किया जा रहा है, ये बिल्डर्स जो होते हैं ये जॉब्स नहीं क्रिएट करते। ये अगर आपने कंस्ट्रक्शन से जो जॉब्स क्रिएट करनी है तो आप छोटे, हुकूमत जो है वो छोटे प्लॉट्स बनाए हर बड़े छोटे शहर में, वो प्लॉट्स में सर्विसेज दें, पानी और पानी के निकासी वगैरह। और ये इनफरादी जो कम आमदनी वाले ख़ानदान है उनको दें, वो खुद अपना घर बनाएंगे। उससे जो रोज़गार पैदा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि छोटे बड़े शहर में जो
लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि हमने बिल्डर्स को तो इंसेंटिव दे दिया, या बिल्डर्स के लिए हमने टैक्स माफ़ी का भी ऐलान कर दिया, उनको छूट भी दे दी, और उनसे असासों के मुतालिक भी नहीं पूछा जाएगा जो इस सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। दूसरी साइड पे हमने डिमांड साइड को देखना है। क्या आप समझते हैं हमारे मुल्क में लोग इतनी सकत रखते हैं कि इस दौर में या आने वाले दौर में वो घर बना सकेंगे अपना? देखें, जो ये पैकेज आया है ना, ये तो बिल्डर्स के लिए और प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए है, ये आवाम के लिए नहीं है। क्योंकि अचानक क्योंकि काम बंद हो गया, बिल्डर्स के पैसे फंस गए, और ये प्रॉपर्टी डीलर्स जो होते हैं, जब एक प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो 5, 6, 8, 10 प्लॉट या फ्लैट खुद बुक कर लेते हैं, फिर आगे बेचते हैं। तो इन्होंने बुक कर लिया है, इनके पैसे फंस गए। अब जब जो एक मखसूस जो रियायत दी गई है कि कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लिया जाएगा जी, इससे तो ये जो जिसने 10 प्लॉट या 10 फ्लैट बुक किए हैं वो आराम से बेच देंगे बगैर टैक्स दिए। ये पूरे जो पैकेज है ये बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए है। इससे रोजगार नहीं बढ़ेगा और ये कोई मईशत को फायदा नहीं होगा। ठीक हो गया। डॉक्टर सलमान की तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब, कैसर बंगाली साहब ने एक पॉइंट हाईलाइट किया था कि अभी तो कारोबार बंद है, टैक्स रेवेन्यूज़ की अगर बात की जाए, एफबीआर के टैक्स रेवेन्यूज़ का सर क्या होगा? ये 5,500 अरब रुपए जो है टारगेट था, आईएमएफ से भी हमने वादा किया था, लेकिन अब चूंकि बिजनेस नहीं है तो वो रेवेन्यूज़ भी नहीं उस तरह से कलेक्ट होंगे। अब कितना डाउनवर्ड रेवेन्यूज़ को हम क्या उसकी कलेक्शन के हवाले से जा सकते हैं, कितना डाउनवर्ड जा सकते हैं? देखिए, ये तो खासा सब्सटेंशियल जाएगा, लेकिन इस वक्त इस सिचुएशन में ये कोई खास रेलेवेंट नहीं है। बात ये है कि आपने अपनी इकोनॉमी को महफूज करना है और उसको चलाना है। मैं बंगाली साहब से थोड़ी सी मैं डिसएग्री करूंगा कि हमें सिर्फ फूड पे फोकस करना है। फूड जो है हमारा, क्योंकि रूरल एरियाज हमारे इस वक्त बचे हुए हैं इस वबा से, और वहाँ पे जो फूड की सप्लाई चेन हैं वो ठीक है। शहरों में उनकी मंडियाँ जो हैं वहाँ पे इशू हो सकता है, लेकिन शहरों में भी जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो अभी तक खुली हैं। अल्टीमेटली हमें ये सारी इकोनॉमी को लॉकडाउन से निकाल के एक स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ेगा, जिसके तहत हमें ये अपने जितनी कारखाने हैं, जगह हैं काम करने की, दुकानें हैं, इसको एक किस्म का स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत खोलना पड़ेगा और बड़ी चीजें इसमें चेंज होंगी। बट 80 to 90% जो इकोनॉमी है उसको हम रिवाइव करने में कामयाब होंगे, और उसमें टैक्सों का कोई खास रोल नहीं होगा। मेरा ख्याल है ज्यादा रोल होगा कि ये हम बोरो करेंगे। ऑलरेडी आपके सामने बोरोइंग जो हैं इंटरनेशनल डोनर से भी हैं, बट बहुत बड़ी जो होगी हमारी बात वो ये होगी कि बैंकों के जो एडवांसेस हैं उनमें इजाफा करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि 3 से 4% GDP का इजाफा आपको बैंकों के क्रेडिट में करना पड़ेगा, और उसके लिए जो करंट सिस्टम है कि वो कोलैटरल बेस्ड लैंडिंग है। अब आपको एक किस्म की हुकूमत को कोई थोड़ी बहुत पार्शियल गारंटी देनी पड़ेगी ताकि बैंक्स जो हैं ये SMEs को भी फाइनेंस कर सकें। ठीक है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिफॉल्ट रेट हो सकता है, लेकिन उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत हो सकती है। इस वक्त फोकस जो है आपको ये लॉकडाउन को ख़त्म करने का एक ही जो दिया जा रहा है बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर, वो ये है कि आपने एम्प्लॉयमेंट को बरकरार रखना है, आपने आपके डेली वेजेस को काम पे लगाना है। सो जो जो चीजें इसके लिए जरूरी होंगी वो करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया। इसमें आप कई चीजें, आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं देखता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटीज आपको अवेल करनी चाहिए। ये 2 महीने 3 महीने में एक जो हमारे पे इस वक्त बड़ा एक एग्रेसिव अटैक है उसको हम सह लें। उसके साथ साथ फिर रिवाइवल की तरफ हमें टोटली देखना पड़ेगा, और ये मेरे ख्याल में ग्रोथ के बगैर हम इस क्राइसिस से निकल नहीं सकते।
डॉक्टर साहब इस हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, इस रिवाइवल की बात करेंगे। अभी तो हम मौजूदा एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं वो किस तरह से बच सकते हैं इसकी बात कर रहे हैं। रिवाइवल की अगर बात की जाए, क्या हमारी इकॉनमी में नई इन्वेस्टमेंट आएंगी? क्या ये कोरोना से जब हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे, मुल्क की सूरत हाल क्या होगी? एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप मुलाहिजा करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और लॉकडाउन में नरमी करते हुए इमरान खान साहब ने कुछ इंडस्ट्रीज़ तो खोली हैं और उसके लिए बाकायदा SOPs भी बनाए गए हैं कि किस तरह से वहाँ पे काम होगा और किस तरह से एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखा जाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि सफ़र कर रही हैं और उनके जो उन इंडस्ट्रीज़ से मुंसलिक अफराद हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं कि जब बाकी इंडस्ट्रीज़ खोल दी हैं तो हुकूमत को हमारी इंडस्ट्री भी खोलनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इतना मुश्किल दौर है और आजकल के दौर में ताजरों का भी सर्वाइवल उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कुछ ना कुछ कमाया ना जाए। मैं डॉक्टर कैसर साहब से इसका जवाब लेना पसंद करूंगा। डॉक्टर कैसर साहब, सर कोई SOPs ऐसी हम बना सकते हैं कि अगर 30th तक भी हमने नहीं खोली हैं लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज़ जो है हम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरे तौर पर मुल्क में काम करना शुरू हो जाएं? देखिए, इस मुल्क में 70 साल से मजदूरों के हवाले से कवानीन है, हेल्थ एंड सेफ्टी के और दूसरे रेगुलेशन, वो कोई भी इंडस्ट्री जो है इम्प्लीमेंट नहीं करती। ये तवक्को करना कि अभी हुकूमत एक SOP बना लेगी और इंडस्ट्रियलिस्ट उसे फॉलो करेंगे, तो मैं तो नहीं मानता हूँ। मैंने तकरीबन 40 साल ट्रेड यूनियंस के साथ और मजदूरों के साथ काम किया है और इंतहाई बुरे हालात फैक्ट्रियों में देखे हैं। ये तो मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये जो है SOP सारे जिस तरह कहा जाता है वैसे वो ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन फिर डॉक्टर साहब जो आप बात कर रहे हैं इससे तो फिर मजीद खदशा बढ़ेगा इस बीमारी के फैलने का, जिस तरह से आप बता रहे हैं। इस चंद हफ्ते की जो बात है, इस वक्त 2-4 हफ्ते जो हैं, यहाँ सिर्फ जैसे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने कहा, प्रायोरिटी ज़िंदगी बचाना है। ये जो शोर मचा रहे हैं कि खोलो लॉकडाउन, कारखाने खोलो, ये बिल्कुल जवाज़ नहीं है इसका। इस वक्त ज़िंदगी बचाना है। जब हमारे रेट ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम हो जाएगा, अमवात कम हो जाएगी, तब हम सोच सकते हैं। इस वक्त तो रेट ऑफ इन्फेक्शन भी बढ़ रहा है और अमवात भी बढ़ रही है। ठीक हो गया। डॉक्टर इकराम साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं कि हम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के साथ इसको खोल सकते हैं, या आप भी ये कहते हैं कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है, और ख़ुसूसन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे लिटरेसी रेट भी हमारा इतना हाई नहीं है? जी, बुनियादी तौर पर तो आपने देखा होगा कि आम दिनों में भी जो हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोटेक्शन होनी चाहिए, वहाँ पे जो लोगों को देखभाल होना चाहिए, उसकी तरफ तवज्जो तो कम होती है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो हमारे यहाँ तरीक़ाकार है और जो ग्रीड है, और जैसे ही रमज़ान आता है कोई और तवाज़ कैसे हम कीमतें बढ़ाते हैं, जो है वो ब्रेडल किस्म की जो है वो, और अनकंट्रोल किस्म की आपने यहाँ देखा होगा ट्रेडर्स का जो तरीक़ाकार रहा है। तो अब अगर इन चीज़ों में हम जिंदगियाँ भी ना बचाएं और वो अपने प्रॉफिट्स जो है, मैं हैरान हो रहा था कि आज उन्होंने ये कहा कि जी सिर्फ आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ही क्यों, हमें भी एक और टैक्स एमनेस्टी दे। तो वो कौन सा पैसा है जो अब वो इस वक्त डिमांड कंस्ट्रक्शन है और वो बाहर निकाल कर वाइट करना चाहते हैं। आगे जो 2 इंडस्ट्रीज में वाइट हुआ तो हमारा ख्याल था कि वो यहाँ की मेन स्ट्रीम इकॉनमी में आकर एकदम से कोई बूस्ट लेकर आएगा। देखो दोनों में बिलियंस का हमने नुकसान किया, ना कोई इंडस्ट्री में बूस्ट आया, ना कोई इकोनॉमी में एफिशिएंसी पैदा हुई, ना प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो ये किसके, अगर हम इसी तरह की रेंट सीकिंग में, इसी तरह की मुनाफाखोरी में और इस माइंडसेट से नहीं निकलेंगे, अब जितने हालात हैं उसके अंदर ह्यूमैनिटी को किस चीज़ की जरूरत है? हमारे जो वीकेस्ट सेक्शन हैं पॉपुलेशन के, उनको हम लुक आफ्टर करें, या इस तरह के, मैं नहीं ये कह रहा कि हम उनके इंटरेस्ट को बिल्कुल ना वॉच करें। बिल्कुल इस वक्त एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है
हम सेहत के मामले को, जिंदगी के मामले को नंबर 1 देखें, फिर उसके साथ ही ये प्लानिंग भी करें कि हम एक नई सोच के साथ अपने मुल्क के अंदर फूड सिक्योरिटी से लेकर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन तक, मगर ह्यूमन कैपिटल पे क्या खर्च किया है आज तक हमने, कौन सी एक्सपर्टीज क्रिएट की है। मोबाइल तो हम यहाँ बना नहीं सकते हैं और कितने पेड लोग हमारे पास मौजूद हैं, लोग बैठकर कितना आईटी प्लेटफॉर्म के ऊपर पैसा कमा लेते हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर हमारी इसमें परफॉर्मेंस कितनी बुरी रही है, वहाँ तो कोई ह्यूमन टच भी नहीं होता। एक हाई टेक इंडस्ट्री जो है यहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन के बगैर लोग जो थे मिलियंस ऑफ डॉलर की, अब तो नहीं डिमांड रही मगर कितनी बड़ी एक्सपोर्ट की डिमांड थी, उसमें हमने कौन से तीर मारे हैं। तो मैं डॉक्टर सलमान शाह साहब और कैप्टन बंगाली साहब से बिल्कुल मुतफिक हूँ कि देखिए इस वक्त रियासत की एक तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, सोच की में अंदर तब्दीली की जरूरत भी है और एक ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक की भी जरूरत है कि हमें अपनी अपनी सोसाइटी को दोबारा तरीके से रीअलाइन करना होगा बहुत सी चीज़ों को। जी डॉक्टर सलमान साहब की तरफ आऊँगा, प्रोग्राम का टाइम बहुत कम रह गया। डॉक्टर साहब, 2 चीज़ें डिस्कस करनी बड़ी ज़रूरी है, हमसे लोग भी पूछ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जो बेहतरी आई है ये वक्ती है या मुस्तकिल इसे कह सकते हैं कि बेहतरी आती रहेगी, और डॉलर की कीमत की अगर बात की जाए तो डॉलर की कीमत में मज़ीद कमी होने का इम्कान कितना है? देखिए, पहली बात यह है कि स्टॉक मार्केट ने कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो तो अब्सॉर्ब कर लिया है। अब वो ग्रेजुअली देख रहे हैं कि कोरोना का रिस्पांस जो है वो किस हद तक कामयाब होगा, तो वो उनको नज़र आ रहा है कि कमिटमेंट, क्योंकि एक ग्लोबल कमिटमेंट है इसके अगेंस्ट, तो बाकी दुनिया में भी वही प्रोग्राम चल रहे हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज में भी उसी तरह ही चल रहा है। तो स्टॉक मार्केट अकॉर्डिंगली इस वक्त असेस कर रही है कि हमारी इस वायरस की वजह से जो शटडाउन था वो ग्रेजुअली लिफ्ट अप हो जाएगा और ये बिजनेस दोबारा से चालू हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि आपका क्योंकि एक्सचेंज रेट के ऊपर इस वक्त क्योंकि आपने बहुत से प्रोग्राम्स कर लिए हैं, एक इंटरनेशनल सपोर्ट की मिल रही है, आपके डॉलर्स की जो बायर। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। मैं माजरत चाहता हूं कि आपका जवाब नहीं कंप्लीट हो सका। मेरे तीनों मौजूद मेहमान गिरामी का शुक्रिया। फिलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।